अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। आज भारत अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता। ओडिशा के पुरी में बहुधा रथ यात्रा की तैयारियां। भक्तों में दिखा काफी उत्साह। पूरी शहर सीसीटीवी की निगरानी में पुलिस की व्यापक व्यवस्था। जापानी राजदूत ने की सीएम योगी से मुलाकात। 4 क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति। जापानी एम्बेसडर ने यूपी को बताया निवेश का केंद्र। कानून व्यवस्था की सराहना की गई। संभल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने का ऐलान। झांसी स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका गया। पुलिस ने यात्री को उतार कर ली तलाशी। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जापान के राजदूत ओनो केइची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 4 प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। जापानी राजदूत ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य बताते हुए राज्य की कानून व्यवस्था, विकासपरक नीतियां और औद्योगिक प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जापान की कई कंपनियों की यूपी में रुचि लगातार बढ़ रही है। तो जापान के राजदूत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ और जापानी राजदूत के बीच इस दौरान 4 क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति भी बनी है और उनकी ओर से यूपी को निवेश का केंद्र भी बताया गया है और बताया गया है कि जापान की कई कंपनियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं इन्वेस्ट के लिए। और इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। नायब तहसीलदार राजस्व शिकायतों की जांच अब से करेंगे। लेखपाल की रिपोर्ट पर रोक लगी है, अब नहीं कर पाएंगे लेखपाल रिपोर्ट की जांच और एसडीएम स्तर पर अंतिम फैसला होगा। अपर मुख्य सचिव के निर्देश जो है आ गए हैं। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम करने को लेकर ये निर्देश जो है दिए गए हैं। यूपी में राजस्व मामलों की जांच को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं मानी जाएगी। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनता दर्शन में आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए लेखपाल स्तर की जांच पर परिवर्तन ये किया है। अब राजस्व संबंधी शिकायतों की जांच लेखपाल नहीं बल्कि नायब तहसीलदार करेंगे। अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित इसको लेकर कर दिया है। इसके तहत नायब तहसीलदार से नीचे कोई अधिकारी राजस्व मामलों की जांच नहीं कर पाएगा। शिकायतकर्ता को सुनने के बाद ही नायब तहसीलदार अपनी रिपोर्ट देंगे। उप जिलाधिकारी स्तर पर अंतिम निर्णय और समाधान होगा। और बता दें कि सीएम ऑफिस जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर हो गया है, इस वजह से अब किसी की रिपोर्ट से सुनवाई जो है नहीं होगी, ये बताया जा रहा है। और ये बड़ा बदलाव इसमें किया गया है कि नायब तहसीलदार के स्तर पर अब जो है फैसला सुनाया जाएगा और लेखपाल की रिपोर्ट पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि जनता दर्शन कार्यक्रम में लगातार इसको लेकर शिकायतें जो है सीएम को प्राप्त हो रही। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यहां पर ये बदलाव किए गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें अयोध्या से, जहां राम मंदिर से सरयू रिवर फ्रंट अब जुड़ेगा। 23.46 करोड़ से इसका निर्माण हो रहा है। अयोध्या अब वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में अपनी पूरी छवि जो है यहां पर स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। पर्यटन विभाग रिवर फ्रंट पर कार्यरत है। रिवर फ्रंट से आध्यात्मिक अनुभव अब यहां पर पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालुओं को मिल सकेगा और राम मंदिर से अब सरयू रिवर फ्रंट को जोड़ने का काम चल रहा है। 23.46 करोड़ से इसका निर्माण यहां पर हो रहा है और अयोध्या आने वाले समय में वैश्विक
पर्यटन केंद्र के रूप में जो है स्थापित होगा। आध्यात्म के तौर पर भी ये अपनी अलग छवि अब उभारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में 23.46 करोड़ से जो निर्माण यहाँ पर हो रहा है, सरयू रिवर फ्रंट जोड़ने का काम जो यहाँ पर किया जा रहा है, इससे वैश्विक पर्यटन पटल पर अयोध्या की अपनी एक अलग और अनूठी छवि बनती हुई नजर आ रही है। जहां पर पहले से ही आप देख रहे हैं देश नहीं बल्कि विदेश से भी तमाम श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां बार एसोसिएशन चुनाव में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अध्यक्ष पद के लिए 11 नामांकन हुए हैं। महासचिव पद पर 8 दावेदार इस समय मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए 42 नामांकन हुए हैं और इसी के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज 5 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित है। 23 जुलाई को मतदान होगा, आयोजन उसका 23 जुलाई को होगा। 9,674 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 9 उम्मीदवार जो है मैदान में है। ऐसे में आज का दिन अंतिम दिन है नाम वापसी के लिए। 23 जुलाई को मतदान का आयोजन होगा और अधिवक्ता अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा प्लान पूरी तरह तैयार है। कुछ स्थानों पर विशेष फोर्स तैनात रहेगी, ये भी बताया गया है। बिजनौर यूपी का पहला कांवड़ पड़ाव होगा और अघोर मंदिर कांवड़ियों का प्रमुख केंद्र है और मुजफ्फरनगर से कई प्रमुख रूट निकलते हैं। शिविर, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह यहां पर संजीदा नजर आ रहा है, जहां पर बताया ये जा रहा है सुरक्षा प्लान पूरी तरह तैयार है। कई सारे संवेदनशील इलाकों में फोर्स जो है तैनात की जाएगी, यानी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत न आने पाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहने वाला है। और पूरा प्लान जो है प्रशासन की ओर से तैयार कर लिया गया है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो या फिर पुलिस फोर्स की तैनाती हो। तमाम वो संवेदनशील स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर अव्यवस्था होने की आशंका है, तो वहां पर ज्यादा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जाएगा। और मुजफ्फरनगर से कई प्रमुख रूट निकलते हैं, तो ऐसे में यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी जाएगी। प्रयागराज में आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडल ने बताया है कि कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी, जिसमें देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु जुटने की संभावना है। डीएम मंडल ने बताया है कि अरेली घाट, दशाश्वमेध घाट और कई नवनिर्मित घाटों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। प्रशासन ने सभी प्रमुख घाटों और मंदिरों पर विशेष इंतजाम किए हैं, व्यवस्थाएं की हैं, ताकि श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा यहां पर ना हो। इस दौरान दशाश्वमेध महादेव, मनकामेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव जैसे प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन को लेकर खासा तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और इसी के साथ पूरा प्लान जो है तैयार कर लिया गया है, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, मनकामेश्वर घाट हो, यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। निश्चित रूप से हमारा अरेल घाट हो, दशाश्वमेध घाट हो, कुल मिला के ऐसे जितने भी हमारे नए घाट बने हैं उन सभी घाटों पर भी श्रद्धालुओं का तांता रहेगा। हमारे जो प्रमुख शिवालय हैं आप सभी लोग जानते हैं, हमारे दशाश्वमेध महादेव जी, मनकामेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, तो ये प्रमुख 3 हमारे शिवालय हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य सभी शिवालयों में श्रद्धालुगण जाते हैं, तो उनके सामने जो घाट है उन घाटों पर भी हम लोग वहाँ पे एक तो बोटिंग, वहाँ पे ये गोताखोरों की व्यवस्था रखेंगे और पीएसी की भी, जल पुलिस की व्यवस्था रखेंगे, ताकि कहीं पे भी कोई डूबे ना और कहीं कोई घटना की स्थिति होती है तो उस पर तुरंत एक्शन होगा। और इस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा पर ट्रैफिक डायवर्जन अब लागू हो गया है। 11 से लेकर 25 जुलाई तक एंट्री बंद रहेगी। भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित यहां पर कर दी गई है। NH9 ईस्टर्न पेरिफेरल पर अनुमति होगी और शहर में ट्रैफिक मूवमेंट सीमित कर दिया गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा में जो है प्रमुख मार्ग जो है वहां पर रूट डायवर्जन किया गया है। ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर यहां पर कई फैसले लिए गए हैं। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जो है पूरी तरह लागू हो गया है। 11 से लेकर 25 जुलाई तक एंट्री बंद है। खासकर भारी वाहनों की एंट्री यहां पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। NH9 ईस्टर्न पेरिफेरल
पर जो है अनुमति है, लेकिन तमाम वो रास्ते जहां से कांवड़ यात्रा होकर निकलेगी, जहां ज्यादा संवेदनशील वो इलाके हैं, वहां पर रूट डायवर्जन प्लान जो है लागू किया गया है। 11 से लेकर 25 जुलाई तक ये रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। ऐसे में NH9 और ईस्टर्न पेरिफेरल में अनुमति है, वहां से भारी वाहन जो है जा सकेंगे। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। संभल में शुक्रवार की शाम भीषण हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बारात लेकर जा रही बोलेरो बेकाबू होकर जनता इंटर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बोलेरो में 10 लोग सवार थे बताया गया है और ये बारात बदायूं से सिरसौल गांव जा रही थी। हादसा तहसील गुन्नौर के थाना जूनावई क्षेत्र में हुआ है। भीषण हादसे में दूल्हा महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बोलेरो में 12 लोग सवार थे, जिनमें 8 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस दुखद घटना पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल में हुए हादसे में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले के प्रति मेरी संवेदना है और प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जनपद संभल के थाना जूनावई क्षेत्र में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना घटित हुई, जिसमें शाम को 7:30 बजे थाना जूनावई को सूचना मिली कि एक बोलेरो नियो कार है, जनता इंटर कॉलेज की दीवार तोड़ के वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है। तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और जेसीबी की सहायता से उस कार को काटते हुए उनमें से जो घायल लोग थे उनको अलीगढ़ रेफर किया। उनमें से 5 घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है और 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये लोग थाना जूनावई के हर गोविंदपुर गाँव के रहने वाले थे, जिसमें दूल्हा आज अपनी बारात को लेकर बिलसी बदायूं जा रहा था। संभवतः ड्राइवर की गलती की वजह से यह गाड़ी पलट के यहाँ स्कूल की दीवार में टकराई है। 5 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे जूनावई में भेज दिया गया है और जो क्रिटिकल हैं उनके लिए अलीगढ़ रेफर किया गया और वहाँ के प्रशासन से भी बात की गई है ताकि उनका अच्छे से अच्छा उपचार है वो कराया जाए। बाकी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयकर विभाग ने लखनऊ में बीबी ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम के तहत की गई है, जिसमें अयोध्या रोड के आसपास स्थित कई प्रमुख जमीनें शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियों में उत्तर धौना, जो गौर, तेरा खास,
सराय शेख और सेमरा ग्राम की जमीनें शामिल हैं जो बीबीडी यूनिवर्सिटी के आसपास स्थित है। जांच में पता चला है कि संपत्तियां 2005 से लेकर 2015 के बीच खरीदी गई थी। इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए आंका गया है। आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि इन बेनामी संपत्तियों के असली लाभार्थी बीबीडी ग्रुप की प्रमुख अलका दास और उनके बेटे विराज सागर दास है। इसके अलावा इन संपत्तियों को 2 कंपनियां विराज इंफ्राटाउन और हाईटेक प्रोटेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज किया गया था। साउथ जोन की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। डीसीपी साउथ और एडीसीपी साउथ के निर्देशन में पुलिस टीम ने एक हत्या के मुख्य आरोपी इरफान से बीती रात मुठभेड़ के दौरान भिड़ंत की। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले इरफान को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से उसका एक अन्य साथी भी पकड़ा गया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। घटना सैन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के रमईपुर इलाके की बताई जा रही है। बताया यह भी गया है कि मृतक विमल इरफान के खिलाफ दर्ज एक पूर्व आपराधिक मामले में मुख्य गवाह था। पुलिस के अनुसार 12 जुलाई को उसी केस में सुनवाई होनी थी और सजा के डर से इरफान ने विमल की हत्या कर दी। पुलिस अब फरार अन्य आरोपी की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच तेज कर दी गई है। 3/7/2025 को जो मूल रूप से बिनगवा के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना सैन पश्चिम पारा पर आकर एक सूचना दी कि 2 तारीख की रात में लगभग 8:30 बजे उसके भाई विमल को इरफान एवं उसके अन्य साथी एक गाड़ी में बैठा करके कहीं ले गए हैं। इस सूचना पर थाना सैन पश्चिम पारा पर एक FIR क्राइम नंबर 163/2025 अंतर्गत धारा 140 BNS दर्ज हुई और इस प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें 3 टीमें गठित हुई और हमारी सभी टीमें DCP साहब, ACP घाटमपुर एवं इंस्पेक्टर KP सिंह के नेतृत्व में सक्रिय हैं। आज रात्रि में इस बात की सूचना मिली कि घटना का मुख्य अभियुक्त इरफान इस रमईपुर रोड से कहीं जा रहा है। इस सूचना पर हमारी टीमों ने चेकिंग करना प्रारंभ किया और रात में चेकिंग के दौरान एक बाइक आती दिखाई दी और जब उस बाइक को रोकने का प्रयास किया तो उसमें से बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और उसी के क्रम में जवाबी फायरिंग है। जब पुलिस ने फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 487 पेटी देसी और 382 बियर कैन यहां पर पाए गए हैं, जिसमें गोविंद नगर थाना क्षेत्र में अवैध शराब को नष्ट किया गया है। इसमें जिलाधिकारी, आबकारी टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश भर में अवैध शराब विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इस अभियान के दौरान कई लीटर से अधिक मात्रा में अवैध कई उत्पादन इकाइयां ध्वस्त की जा रही हैं। इस अभियान के दौरान नई तकनीकी और निगरानी प्रणालियों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल योजना को नागरिक जीवन की सुरक्षा तक जोड़ा जा रहा है। और इस बीच मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। बांदा, प्रयागराज में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर जताई गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर में भी चेतावनी जारी की गई है। बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी समेत अन्य जिलों में निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके तहत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में बांदा, प्रयागराज में भारी बारिश की संभावना खासकर मौसम विभाग की ओर जताई गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर में भी चेतावनी जारी है। बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से पहले से यहाँ पर पूर्वानुमान जारी कर लोगों को चेताया जा रहा है। यूपी के कई जिलों में बारिश अब देखने को मिलेगी और भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर जताई गई है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में लोगों को यहाँ पर चेताने का काम मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है। और इस बीच रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।
नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर ललितपुर से है, जहां जिले में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बूढ़ी और खिरिया गांव में कई मकान बारिश के चलते धराशायी हो गए हैं। वहीं सोयाबीन की फसलें जलभराव के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। महरौली तहसील क्षेत्र में नुकसान सबसे अधिक आंका गया है। ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह यहां पर अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों का आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भारी परेशानी यहां पर हो रही है। और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने उटारी, भवानी और जमडार बांध के गेट खोल दिए हैं ताकि पानी का स्तर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में जनजीवन जो है पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे और त्वरित राहत की मांग की है, क्योंकि सोयाबीन की फसल जो है वो पूरी तरह नष्ट यहाँ पर हो चुकी है। और ऐसे में किसान जो है मायूस हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मुआवजे की मांग किसान यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोयाबीन की फसलें जलभराव से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। महरौली क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान आंका गया है और फिलहाल प्रशासन की ओर से बांध के गेट खोल दिए गए हैं ताकि जल स्तर यहां पर नियंत्रित किया जा सके। लेकिन हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं वो आप तस्वीरों में देखिए कि घरों के अंदर तक यहां पर पानी भर गया है। कई मकान जो हैं वो धराशायी हो गए हैं बताया जा रहा है। ऐसे में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।